हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर की इस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण में काल का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पूर्व हमने वर्ण विचार, शब्द विचार एवं वाक्य विचार को समझा। अब ध्यान से समझिएगा, जब भी हमें भविष्य में हमें क्रिया पढ़नी है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण को पढ़ना है, अर्थात इन विकारी तत्वों को पढ़ना है या फिर अव्यय पढ़ना है, अविकारी तत्वों को पढ़ना है, तो विकारी एवं अविकारी तत्वों का पहचान हम कैसे करेंगे? जिन शब्दों में काल, लिंग, वचन एवं कारक का प्रभाव पड़ता है, इनकी वजह से उनमें कोई बदलाव आता है, तब उन्हें हम उसको क्या कहते हैं? विकारी तत्व कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। या इनका प्रभाव नहीं पड़ता है तो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। हमने शब्दों के वर्गीकरण में इसके बारे में अध्ययन किया था और तभी हमने यह बात समझ ली थी कि सबसे पहले शब्द विचार के बाद में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे पहले काल को, काल पढ़ेंगे, लिंग, वचन और कारक को भी समझेंगे और इसके पश्चात फिर हम क्रिया को समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, ये सब अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तकनीक है। आपको क्या करना है? आपको सबको एक साथ पढ़ते हुए समझना है। कई बार जब हमें क्रिया का कुछ भी ज्ञान ना हो तो हमें काल को समझने में परेशानी हो सकती है। जब तक हमें क्रिया का ज्ञान ना हो, काल को समझने में परेशानी हो सकती है, और जब हमें काल का ही बिल्कुल ज्ञान ना हो तो क्रिया को भी समझने में परेशानी होती है। अर्थात दोनों एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए हैं। क्रिया को समझने पर ही हमें काल एवं कारक समझ में आते हैं और काल एवं कारक के प्रभाव से ही क्रिया में बदलाव होता है। अर्थात सबको क्या है? एक दूसरे के साथ में हमको सामंजस्य बनाते हुए पढ़ना है। अब देखिए, ये हिंदी विषय है, आप इसे पहले से अध्ययन कर चुके हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, तो क्या आप सब चीज़ पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल इसी क्रमानुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। काल के बाद में क्रिया पढ़ेंगे और वहां से क्रिया को, इसके प्रभाव को समझते हुए क्रिया को समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, अगली क्लास में हम लोग क्रिया पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम काल पर चर्चा करेंगे। तो काल को हम किस प्रकार समझेंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? टेंस, है ना? टेंस कहते हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। तो क्रिया के ही प्रभाव से हमें काल समझ में आती है। इसलिए मैं इस प्रकार का एक परिभाषा इसको दे सकता हूं। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान में होने, अर्थात अभी तुरंत समय में होने, या बीते हुए समय में होने, या आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे ही हम काल कहते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में या चलते हुए समय में या आने वाले समय में होने का बोध हो रहा हो, वही क्या है? वही काल है। अब यहां पर हमने तीन शब्द का प्रयोग किया: बीते हुए समय में होने, चलते हुए समय में होने या आने वाले समय में होने से ही क्या होता है? काल का बोध होता है हमें। अर्थात काल जो है तीन रूप में पाए जाएंगे और यह भी हमको पता है। इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी में ही हम उसे कहते हैं। हिंदी में हम इसको अध्ययन करेंगे किस रूप में? तो काल के हमें तीन रूप देखने को मिलेंगे: वर्तमान काल, भूतकाल एवं भविष्यकाल। भविष्यकाल, बिल्कुल इन तीन रूपों का हम अध्ययन करने वाले हैं: वर्तमान, भूत और भविष्यकाल। ठीक है? तो काल के हमने तीन रूप भी देख लिए। काल को परिभाषित करने के लिए बहुत ही साधारण शब्दों में मैंने कहा, परिभाषा में लिख नहीं रहा हूं, आप स्वयं से उसको लिख लीजिए। मैं एक बार और दोहरा देता हूं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में या चलते हुए समय में या आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी कार्य, काल का एक शाब्दिक अर्थ क्या है? समय। कोई भी कार्य जिस समय में पूरा होता है वही उसका काल कहलाता है। कोई भी कार्य जिस समय में पूरा होता है वही उसका काल कहलाता है। इस स्थिति में हम समझते हैं इसको इस प्रकार से कि ये जो वर्तमान काल है, इसकी परिभाषा, अभी जो हमने काल की परिभाषा लिखी, उसी से ही हम समझ सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से चलते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, चलते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है, वह वर्तमान काल है।
यदि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है, बीते हुए समय में, तब वह भूतकाल है। और यदि आने वाले समय में किसी के होने का बोध हो रहा है, तब वह भविष्यकाल है, आने वाले समय में। अब इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, एक साथ में लिखते हुए काल की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है बात। तो इन तीनों की भी परिभाषा हम उसी एक परिभाषा से ही क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कभी भी आपको काल की परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अगर बहुत आसान आपको प्रश्न देने का मन कर गया है ना, परीक्षा ही है, पर की इच्छा है, तो पर की इच्छा को तो हम बता नहीं सकते कि क्या इच्छा कर जाए। बहुत ज़्यादा आपको उनको क्या करना पड़ गया, उनको आपको एकदम नंबर देने का मन ही कर गया कि नहीं, बच्चों को इसमें नंबर मिल ही जाए, तो क्या प्रश्न देंगे वो, काल के जिस रूप से बीते हुए क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में होने का बोध हो, वह खाली स्थान कहलाता है, वह वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल या काल कहलाता है। आप बीते हुए समय देखते साथ क्या लिख देंगे, उसे भूतकाल कहेंगे। आने की संभावना बहुत कम है, परंतु आप इस प्रकार से इसको अध्ययन करके रखें। प्रश्न कहां से बनते हैं? प्रश्न बनते हैं दोस्तों इनके आने वाले वर्गीकरण से। तो वर्तमान काल को भी हम कुछ रूपों में बांटेंगे, हम भूतकाल का भी अध्ययन करेंगे कुछ अन्य रूप में, और भविष्य काल का भी अध्ययन करेंगे। पहली बार तो मैं क्या करता हूं, आपको इनके जितने भी हम वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, पहले मैं आपके समक्ष उसे लिख देता हूं, और उसके पश्चात में हम एक एक करके उनको समझते चलेंगे। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यह हो सकता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल ये हो सकता है, चलिए ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा ये हो सकता है पूर्ण वर्तमान काल, यह पूर्ण वर्तमान काल भी हो सकता है। तीसरा इसका रूप हमें देखने मिल सकता है अपूर्ण वर्तमान काल। हाँ, वर्तमान काल अपूर्ण भी होगा। देखिए, अब इंग्लिश से आप बहुत ज़्यादा इसको समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इस प्रारंभ में मैंने क्या कह दिया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। अब आप वहाँ पे जो कंप्लीट जो आप अध्ययन करते हैं, वहाँ पर जो स्टडीज़ करके रखे हुए हैं इंग्लिश में, है ना, तो इंग्लिश के टेंस को यहाँ पे ला के मर्ज करने की कोशिश ना करें, ठीक है। बिल्कुल यहाँ की चीज़ों को यही समझने का प्रयत्न करेंगे अभी आप। तो सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, इसके पश्चात हम यहाँ पर देखते हैं संदिग्ध वर्तमान, और इसके पश्चात एक और देखेंगे हम संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 रूप हम यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। क्या होते हैं हम चर्चा करेंगे इस पर। अगर हम भूतकाल के बारे में बात करें तो यह हो सकता है सामान्य भूतकाल। दूसरा हम देख सकते हैं यहां पूर्ण भूतकाल। तीसरे यहां पर हो सकता है आसन्न भूतकाल, ये थोड़ा नया हो गया, चर्चा करेंगे हम इस पर, आसन्न भूतकाल। चौथे रूप में यहां पर हम देख सकते हैं अपूर्ण भूतकाल। हाँ, भूतकाल की भी चीजें अपूर्ण रह सकती हैं, बिल्कुल रह सकती हैं, भूतकाल की भी चीजें अपूर्ण रह सकती हैं। पांचवें क्रम में यहां पर हम देखेंगे संदिग्ध भूतकाल। एवं इसके छठवें रूप में यहां पर हम देखेंगे हेतु मद भूतकाल। ये हम यहां पर काल का इस प्रकार अध्ययन करेंगे। यहां पर अब 6 प्रकार हो गए। यहां पर एक आसन्न जुड़ गया, आसन्न एक नया जुड़ गया, ठीक है। भविष्यकाल, भविष्यत काल में हम क्या क्या देखेंगे, यहां हम देखेंगे सामान्य भविष्यकाल। दूसरे क्रम में हम यहां पर देखेंगे संभाव्य भविष्यकाल। एवं तीसरे क्रम में हम यहां पर देखेंगे हेतु मद भविष्यत काल, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर इतने प्रकार के काल का हम वर्गीकरण करने वाले हैं। इतने प्रकार से हम किसी भी वाक्य को इतने अलग अलग रूप में जो हम लिख सकते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास, आज की कक्षा आप हमारे लिए क्या रहेगी, पूर्ण तभी हम समझ पाएंगे खुद को
जब मैं आपको एक वाक्य दूं, अगर कोई भी एक वाक्य दूं और आप उनको इन सभी रूप में अगर लिखने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, यदि उसमें आप सफल हो जाते हैं तो अवश्य ही मैं समझ लूंगा कि हाँ, आपकी हिंदी में काल की तैयारी हो चुकी है। अंत में हम ऐसा प्रयत्न करेंगे। वर्तमान में अभी हम क्या कर लें, हम एक एक करके पहले तो समझते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं एक टॉपिक, क्या, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल को अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। ये सब आप लिख चुके होंगे, है ना। यहां पर वर्तमान काल में क्या है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इसके अलावा संभाव्य वर्तमान काल। 5 हो गए। यहां भूतकाल में जो कि बीते हुए समय में हो चुका होता है वह है सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मद भूतकाल। इसके अलावा भविष्यत काल में क्या है, जो कि आने वाले समय में होता है, वह क्या है, या तो वह सामान्य भविष्यत काल है, या तो वह संभाव्य भविष्यत काल है, या तो वह हेतु मद भविष्यत काल है। ठीक है, तो ये इतनी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे शब्द आएंगे जो मैं आपको इन ये आसन्न का क्या मतलब है, संभाव्य का क्या मतलब है, संदिग्ध का क्या मतलब है, इन शब्दों में कुछ को अभी समस्या हो रही होगी, तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए हम यहाँ पर हैं। अभी फिलहाल इतना ही लिख लीजिए और तुरंत हम आगे बढ़ते हैं किस ओर, सामान्य वर्तमान काल के अध्ययन की ओर। सबसे पहले टॉपिक डालिएगा क्या, सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल में भी सामान्य वर्तमान काल। पहले सामान्य वर्तमान काल अध्ययन कर लें। किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं सामान्य वर्तमान काल को, किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं कहता हूं राम खाना खाता है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं राम खाना खाता है, एक सामान्य वर्तमान काल का एक यह उदाहरण देखने को मिल रहा है। क्यों सामान्य वर्तमान काल हम कह रहे हैं, अच्छा आगे आगे देखते चलते हैं। अगर मैं कहूं राम खाना खा लिया है, एक ये हो सकता है। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा लिया होगा। अगर मैं कह दूं लगता है राम खाना खाकर आया है, ये देखिए। अब इसी एक उदाहरण से हम इन सब को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में हम देखेंगे वर्तमान में होने वाली कोई भी ऐसी घटना, वर्तमान में होने वाली कोई भी ऐसी घटना जो सामान्य रूप से घटित हो रही है ऐसा प्रतीत होता है। सामान्य रूप से अभी इसी समय कोई अगर घटना पूर्ण हो रही है तब वह क्या है, तब वह सामान्य वर्तमान काल है। लिखिएगा, सामान्य रूप से वर्तमान में कोई अगर क्रिया होती हुई प्रतीत होती है तब वह क्या कहलाती है, तब वह सामान्य वर्तमान काल है। जैसे राम खाना खाता है, सीता खेलती है, श्याम गाता है, माँ खाना बनाती है, पिताजी अखबार पढ़ते हैं, इत्यादि प्रकार के अगर आप वाक्य बनाते हैं वे सभी क्या हैं, सामान्य वर्तमान काल। हाँ, ऐसा होता है, ता है, ते हैं, ती है, ये सब अगर आता है, क्या क्या, ता है, ती है, ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, इस प्रकार से पिताजी टहलते हैं, इस प्रकार से यदि कोई वाक्य हमें देखने मिल रहे हैं तो वह क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। अब आते हैं पूर्ण वर्तमान काल। राम खाना खा लिया है, खा चुका है मत कर दीजिएगा, चुका है करने से फिर वह क्या पहुंच जाएगा, भविष्य में पहुंच जाएगा। अभी कह सकते हैं हम राम खाना खा लिया है, पूर्ण हो गया है।
वो खाना खाता है। हाँ, सामान्य बात में क्या होगी, राम खाना खाता है, लेकिन इससे ये कहाँ पता चला कि अभी वो खाना खाया है कि नहीं। अगर मैं कह दूं कि राम खाना खाता है तो वह तो क्या हो गई, सामान्य रूप से होने वाली क्रिया है। हाँ भाई, वो खाना खाता है, सीधी सी बात है। वह बास्केटबॉल खेलता है, हाँ खेलता है, लेकिन अभी खेला है क्या, ये कैसे पता चलेगा। राम खाना खा लिया है, श्याम बांसुरी बजा लिया है। तो इस प्रकार के अगर वाक्य का प्रयोग हो रहा है, मतलब कि कोई वर्तमान की कोई क्रिया क्या हो रही है, वह पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में घटित होने वाली क्रिया क्या हो चुकी है, वह पूर्ण हो चुकी है। लिया है, ली है, लिए हैं, इस प्रकार के यदि शब्द का प्रयोग होता है तब वह वहां पर क्या है, पूर्ण वर्तमान काल है। यदि वह कह दे कि सभी विद्यार्थी कक्षा में आ गए हैं, सभी विद्यार्थी कक्षा में आ गए हैं। अगर वह कह दे कि राहुल ने स्नान कर लिया है, अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है तब वहां पर क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य, जहां पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होते हुए प्रतीत हो या पूरा हो चुका प्रतीत हो, तब हम वहां पर क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान का कोई कार्य यदि पूर्ण हो चुका है तब वह कहेंगे पूर्ण वर्तमान काल, हम उसे कहेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, देखिए ऐसे वाक्य जहां पर आ जाएगा क्या, रहा है, रही है या रहे हैं, इस प्रकार के जब वाक्य आएंगे तब आप साधारणतः समझ जाना वह क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल। राम खाना खा रहा है, राम खाता है अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में वह खा रहा है, अभी वह क्रिया चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तब हम क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूर्ण नहीं हुई है, अभी वह क्रिया चल रही है। राम खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, गीता पढ़ाई कर रही है, नितेश लिख रहा है, आप पढ़ रहे हैं, पिताजी टहल रहे हैं, इत्यादि तमाम तरीके के यदि वाक्य आपके समक्ष आते हैं तब वह क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर वर्तमान काल की कोई क्रिया पूर्ण नहीं हो परंतु पूर्ण होने की क्रिया प्रतीत हो रही हो, वहां पर क्या होंगे, वहां पर क्या रहेंगे, यदि वह कार्य पूर्ण हो रही प्रतीत हो, अभी अपूर्ण है, पूर्ण हो रही प्रतीत हो, तब वह कहलाएगी अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिएगा, यदि वर्तमान के किसी कार्य में, यदि वर्तमान के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की शंका हो रही हो कि ये हुआ होगा या नहीं, होना तो चाहिए था वर्तमान में, परंतु यदि कहीं भी थोड़ी भी शंका यदि आ गई तब वह क्या है, वह संदिग्धता को दर्शाती है। अच्छा, यहां पर समझ लीजिएगा संदिग्ध और संभाव्य में अंतर क्या है। एक जब भी मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तब वहां पर ये प्रश्न जरूर उठता है छात्रों के मन में, तो आपके भी मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा शायद कि संदिग्ध और संभाव्य में क्या अंतर है। तो समझ जाना अभी के अभी कि संदिग्धता में क्या होती है, ये संदिग्ध में हमारे मन में एक शंका की उत्पत्ति होती है, किसी भी चीज को लेकर के हमारे मन में यदि शंका की उत्पत्ति हो रही है तब वह क्या है, संदिग्ध है। यदि किसी भी कार्य में यदि हमें संभावना है, किसी भी कार्य के होने में संभावना, अगर वहां पर हम शब्द लगाते हैं तब वह क्या है, संभाव्य है। किसी कार्य के होने में संभावना है तब वह क्या है, तब वह संभावना है। ठीक है, संभावना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसने चोरी की होगी, ऐसा पुलिस क्या करते हैं, शंका करते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर, तब संभावना नहीं जताते, वे क्या करते हैं, शंका करते हैं। ठीक है, और कल बारिश हो सकती है, इस बात पे आप शंका करेंगे क्या, नहीं, कल बारिश हो सकती है इस बात की संभावना की हो सकती है, संभावित है कि कल वर्षा हो सकती है। ठीक है, तो शंका और संभावना दोनों अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। यदि शंका है तो संदिग्धता है, यदि वहां पर संभावना है तो संभाव्य वर्तमान काल है। अब देखिए, राम खाना खा लिया होगा, आप बढ़िया ग्राउंड में खेल रहे हैं और मस्त खेल रहे हैं, खेलने के बाद में कहते हैं कि चलो आज पार्टी करने चलते हैं, दोस्त कहता है नहीं, माँ ने खाना बना लिया होगा, माँ खाना बना ली होगी, इस प्रकार के शब्द। या खेलते खेलते आपको समझ में आ गया, कि अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, अब होमवर्क करने का टाइम है, तो आप तुरंत अपने दोस्तों से कहेंगे पिताजी घर आ गए होंगे,
अब मुझे जाना चाहिए, दौड़ते भागते पहुंचे। तो आप जब वर्तमान की बात को अगर आप वहां पर शंका अगर उत्पत्ति होती है मन में कि राम खाना खा लिया होगा, शायद है यहां पर, शायद राम खाना खा लिया होगा, आपको हिंदी पसंद होगी। चलिए ऐसे समझ लें इसको, आपको हिंदी पसंद होगी, इस बात पर मैं क्या शंका यहां पर मुझे हो सकती है कि हाँ शायद आपको हिंदी पसंद होगी। नहीं भी होगी तो परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, वो अलग चीज है। पसंद होना या नापसंद होना, देखिए ध्यान रखिएगा, किसी विषय को आप पसंद करते हैं तो उसमें आपको गोते भी नहीं लगाना है, और यदि किसी विषय को आप पसंद नहीं करते हैं, उस विषय में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो उसको छोड़ना भी नहीं है। नहीं आपको किसी भी एक विषय में पीएचडी करना है, नहीं किसी भी विषय को छोड़ना है। ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर आपको सभी विषयों को बराबर महत्व देते हुए, यदि हिंदी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको लगता है यहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, तो बिल्कुल आप ऐसा अध्ययन करें कि हिंदी से एक भी नंबर ना कटे, और इंग्लिश को फिर भी थोड़ा ऐसा पढ़ करके रखें कि कुछ तो नंबर वहाँ से आ जाए, मैम जो हमारे यहाँ पढ़ा रही, या आप में से कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश में आप बहुत ज़्यादा अपना अध्ययन अच्छा करके रखें, और हिंदी में केवल उन बातों का ही अध्ययन करके रखें कम से कम जो मैं बतला रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपको एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला कि आप किस विषय के ज्ञाता हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बन जाइए डिप्टी कलेक्टर, बन जाइए एसीएफ रेंजर, बन जाइए व्यापम में कोई भी अधिकारी आप, या कोई कर्मचारी आरआई बन जाइए, पटवारी बन जाइए, उसके बाद किसी को नहीं मतलब आपको हिंदी का कितना ज्ञान है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो अगर मैं कहूं आपको हिंदी पसंद होगी, शंका है मुझे, तब वहां पर क्या होगी, संदिग्धता। अगर मैं कहता हूं कि कल की कक्षा, हिंदी की कल की कक्षा शायद आप पढ़ के आए होंगे, अब यहां पे संभावना है, अब यहां पे संभावना है, शायद आप कल की कक्षा पढ़कर आए होंगे, तब वहां पर संभावना है। आप हिंदी कल पढ़ रहे होंगे, शायद आप कल हिंदी पढ़ रहे होंगे। अगर इस तरीके से किसी वाक्य का प्रयोग हो रहा है, लगता है राम खाना खाकर आया है, तब वहां पर संभावना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, जहां पर वर्तमान काल के किसी भी क्रिया के लिए, जहां पर वर्तमान काल के किसी भी क्रिया के लिए कार्य पूरा होने में संदेह की, शंका की उत्पत्ति होती है, तो शंका की स्थिति में क्या हो जाएगी, शंका की स्थिति में हो जाएगी क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे माँ खाना बनाती होगी, पिताजी टहलते होंगे, पिताजी आ गए होंगे, या गीता पढ़ रही होगी, इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग करते हैं तब वहां पर संदिग्धता है, संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल, लगता है आप सभी पढ़कर आए हैं, लगता है आप सभी पढ़कर आए हैं, इस स्थिति में क्या है, संभावना है, तो संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, शायद गीता अपने कमरे में बैठी है, तब क्या है वहां पर, संभाव्य वर्तमान काल। गीता अपने कमरे में बैठी है, वह तो सीधी सीधी बात है, लेकिन गीता शायद अपने कमरे में बैठी है, जहां पर भी ये शायद लग गया, स्यातवाद लग गया, क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों यही है, क्या इतना ही है वर्तमान काल। एक ही वाक्य को आप अलग अलग रूप में देखने का प्रयत्न करें, अलग अलग रूप में लिखने का प्रयत्न करें, इससे ही आपका क्या होगा, अधिक से अधिक आप प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके पश्चात हम देखते हैं, वर्तमान के पश्चात भूतकाल को समझने का प्रयत्न करते हैं। भूतकाल में क्या 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 परिवर्तन होते हैं। चलिए भूतकाल के कितने प्रकार हमने देखा था, टॉपिक डाल दीजिएगा। अब अगला हमारा विषय वस्तु क्या है, भूतकाल। देखिए भूतकाल के प्रकार देखते हैं पहले। तो भूतकाल के कितने प्रकार हमने देखे थे। सबसे पहले भूतकाल में हमने देख लिया था सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। दूसरा हमने यहां पर देखा था पूर्ण भूतकाल। तीसरा आसन्न भूतकाल। चौथे क्रम में यहां पर आएगा अपूर्ण भूतकाल। वहीं पांचवें क्रम में संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। अब जो चीज पहले
पुराने टाइम में हो चुकी है, जो चीज पहले के समय में बीत चुकी है, तो बीते हुए चीज में हम संभावना तो नहीं दर्शाएंगे। बीते हुए चीज के हम क्या कर सकते हैं, शंका कर सकते हैं। तो बीते हुए चीज में क्या हो सकती है, केवल शंका। तो इसलिए क्या होगी, संदिग्ध भूतकाल, केवल और केवल संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे संभाव्य होने की कोई यहाँ पर किसी प्रकार से संभाव्य वगैरह क्यों नहीं है, क्या है, ऐसे प्रश्न आप अपने मस्तिष्क में मत लाइएगा। एक और यहां पर लिख सकते हैं हम क्या, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। चलिए इनका अध्ययन करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मोहन कहानी लिखा, देखिए साधारण सा एक वाक्य है, मोहन कहानी लिखा। ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी पुराने टाइम में हुआ काम है, क्या, मोहन कहानी लिखा। अगर मैं इसको कह दूं मोहन कहानी लिखा, मैं लिखता हूं मोहन कहानी लिख लिया था। अगर मैं कहता हूं मोहन अभी अभी कहानी लिखा। अगर मैं कहता हूं मोहन कहानी लिख रहा था। अगर हम यहां पर कह दें शायद मोहन कहानी लिख चुका होगा। अब ध्यान से समझना, इसको अंत में समझेंगे, इसको अभी रहने दो, इतने को ही ध्यान से समझिए पहले। तो यदि किसी भी वाक्य में किसी भी क्रिया के सामान्य रूप से भूतकाल में हो जाने का, बीते हुए समय में हो जाने का भाव उत्पन्न होता है, ऐसी कोई संकेत मिल रही है, हमें ऐसा संकेत मिल रहा है कि जैसे मोहन कहानी लिखा, हमें यह संकेत मिल रहा है कि हाँ ठीक है, लिखा, लिख चुका, ठीक है, खत्म। जो था वह क्या था, भूत की बात थी, पास्ट का बात था, तब वहां पर हम क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां पर किसी कार्य के बीते हुए होने का संकेत मिल रहा हो, किसी कार्य के बीते हुए होने का संकेत मिल रहा हो, सामान्य रूप से बीत जाने का संकेत मिल रहा हो, तब वह है सामान्य भूतकाल। राम आया, राम चला गया, मोहन कहानी लिख लिया। इस प्रकार का अगर कोई वाक्य हमको देखने मिलता है जहां पर सामान्य रूप से वह कार्य हो चुका है, तब हम क्या कहेंगे, सामान्य भूतकाल। अब यदि हमें ऐसा संकेत मिल रहा है कि भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले ही पूर्ण हो चुका है, बहुत पहले, जैसे मैं कहता हूं राम चला गया, तो अब ये तो निश्चित नहीं कि अभी अभी चला गया, कि कुछ समय पहले चला गया, या वो बहुत पहले चला गया था। अरे मेरा एक दोस्त है जो कि बीएसएफ में है, अब बीएसएफ वाला दोस्त आया था, अब तीसरा कोई दोस्त मित्र आकर के मुझसे पूछता है कहाँ है भाई तुम्हारा बीएसएफ वाला दोस्त। अब मैं कहता हूं वह तो चला गया। चला गया का मतलब अब भी तुरंत छोड़ के आया हूं क्या, या क्या? अगर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वह कार्य तो बहुत पहले पूर्ण हो चुका है, तब मैं उसको कहता हूं क्या, पूर्ण भूतकाल। क्या कहूंगा मैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब यहां पर ये जो बात है 26 जनवरी वाली बात है ना, शायद इतिहास वाले आप लोग ज्यादा जानते होंगे कि कब लागू हुआ था, कब नहीं लागू हुआ था, मैं तो भूल रहा हूं शायद, पता नहीं। तो देखिएगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब ये कार्य तो बहुत प्राचीन है ना, वो तो हो चुका है, ये तो हमको पता ही है। तब वहां पर क्या कहेंगे हम, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ऐसे में क्या कहेंगे हम, पूर्ण भूतकाल कहेंगे। मोहन कहानी लिख लिया था, भाई एक व्यक्ति बताता है कि अभी तक मोहन नहीं आया, बताओ भाई क्या कर रहा होगा। नहीं, मोहन कहानी लिख लिया था, ये तो मुझे पता ही है, कल रात से ही मैं जान रहा हूं वो कहानी लिख लिया था।
ऐसे अगर वह कार्य पूर्ण हो चुका है, इस बात पर कोई संदेह नहीं है, वह कार्य एकदम पूर्ण हो चुका है, तब हम क्या कहेंगे उसको, पूर्ण भूतकाल की संज्ञा हम उसे देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों यहां पर, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य, जहां पर भूतकाल का कोई कार्य बहुत पहले हो जाने की संकेत मिल रही हो, वह पूर्ण भूतकाल की श्रेणी में आएगी। चलिए अब आसन्न भूतकाल की ओर देखते हैं। तो आसन्न में, आसन्न मतलब कि समझ लीजिएगा जहां पर किसी कार्य के अभी अभी तुरंत होने का, अभी अभी तुरंत होने का संकेत मिल रहा हो, वहां पर हम आसन्न भूतकाल कहेंगे। कैसे आसन्न भूतकाल, ट्रेन अभी अभी छूट गई, मोहन अभी अभी यहां से गया है, मैंने अभी अभी खाना खा लिया। ऐसे शब्दों का यदि आप प्रयोग करते हैं, मोहन अभी अभी कहानी लिखा, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब तुरंत ही, एकदम तुरंत ही यदि कोई कार्य पूर्ण हुई है, तब हम उसे कहते हैं क्या, आसन्न भूतकाल। अर्थात यह भूतकाल का सामान्य रूप है कि ऐसा तो हो चुका है ही, यदि वह कार्य बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, तब हम उसे पूर्ण भूतकाल कहेंगे। यदि अभी अभी की तुरंत की बात हुई हो, तब हम कहेंगे आसन्न भूतकाल। ट्रेन अभी अभी चली गई, ट्रेन अभी अभी चली गई, ये बहुत ही लोगों के साथ में होता रहता है, तो इसे हम कहेंगे। अभी अभी हमने वर्तमान काल पढ़ा है, अभी अभी तुरंत हमने पढ़ा है ना, एकदम भाप निकल रहा है अभी वहां से, इतना गर्म है, इतना ताजा है वो, तो क्या कहेंगे हम उसे, अभी अभी हमने वर्तमान काल पढ़ा है। तो इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग होता है, इस प्रकार के वाक्य रचित अगर किए जाते हैं, तब वो क्या होंगे, आसन्न भूतकाल। अब देखिए अपूर्ण भूतकाल, यदि वह कहता है मोहन कहानी लिख रहा था, मैं खाना खा रहा था, वह गाना गा रही थी, इस प्रकार से रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग होता है, तब हम क्या कहेंगे उसे, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में भी अपूर्णता है, मैं आप सभी को वर्तमान काल पढ़ा रहा था। खैर अब तो पढ़ा चुका हूं, कम पूर्ण हो चुका है वह, लेकिन अगर इस प्रकार का वाक्य अगर आता है कि अध्यापक पढ़ा रहे थे, अध्यापक पढ़ा रहे थे, तो रहे थे वाले शब्द में हम क्या कह देंगे, हम उसे अपूर्ण भूतकाल कह देंगे। देखिए इस प्रकार से वाक्य दिए जाते हैं ना, और वाक्य को फिर पहचानने के लिए कहा जाता है कि वह किस प्रकार का भूतकाल है, या किस प्रकार का वर्तमान काल है, या आसान भाषा में अगर देगा तो किस प्रकार का काल है, ऐसा कह देगा। तब आपको बिल्कुल समझ के रखना है। अब देखते हैं हम संदिग्ध भूतकाल। शायद मोहन कहानी लिख चुका होगा। अधिकतर छात्रों को अधिकांशतः यह परेशानी होती है संदिग्ध भूतकाल एवं संदिग्ध वर्तमान काल में। बिल्कुल यहां पर ध्यान से आप समझिएगा, संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल में हमेशा से यहां पर क्या है, एक मन मस्तिष्क में क्या है, कंफ्यूजन चलता रहता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। यहां पर कह रहा है शायद मोहन कहानी लिख चुका होगा, शायद मोहन कहानी लिख चुका होगा। यदि वह कहता कि शायद मोहन कहानी लिखा होगा, शायद मोहन कहानी लिखा होगा, तब वह क्या होता, संदिग्ध वर्तमान होता, तब वहां पर संदिग्ध वर्तमान होगा। अर्थात जहां पर भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, तब आप समझ जाइएगा। क्रिया को बस ध्यान रखिएगा, नजरों से क्रिया को मत हटाइएगा। यदि आप क्रिया को पहचानने में सफल हो गए, तब आप सफल हो जाएंगे कि वह संदिग्ध भूतकाल है या संदिग्ध वर्तमान काल है। ठीक है, संभवतः कल रात्रि वर्षा हो रही थी, संभवतः कल रात्रि वर्षा हो रही थी। यदि कहें कि राम शायद कल गिर गया था, राम शायद कल गिर गया था, एक तो गिरने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमको क्या है, उस पर शंका है कि सच में गिरा था कि नहीं गिरा था, तो वहां पर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। राम शायद कल गिर गया था, तब वहां पर क्या होगा, संदिग्ध भूतकाल होगा। अब इस हेतु मत को समझिए, जहां पर किसी भी एक कार्य का किसी दूसरे कार्य पर प्रभाव पड़ता है, तब हम वहां पर कहते हैं हेतु मद भूतकाल। अब ये बेचारा मोहन जो कि कहानी लिख रहा है ना, मोहन कहानी लिख रहा है, अब वो क्या है, वो लिख रहा था, कहां पर लिख रहा था बेचारा, वो लिख रहा था खुले मैदान में, खुले मैदान में लिख रहा था। अचानक वर्षा हो गई और वो कहानी पूर्ण नहीं कर पाया। तो एक व्यक्ति कहता है कि यदि वर्षा नहीं हुई होती तो
मोहन कहानी लिख लिया होता। ये लो, मतलब पूर्ण हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, कैसा है, ये सब कुछ अब निर्भर किस पर कर रहा है, जब हम एक वाक्य और दूसरे वाक्य पर उसके प्रभाव को समझेंगे। मोहन कहानी लिख लिया होता, मोहन कहानी लिख लिया होता यदि वर्षा नहीं हुई होती, तो मोहन के कहानी पूर्ण होने या अपूर्ण होने के पीछे क्या उसके पीछे क्या प्रभाव है, उसका प्रभाव, माफ कीजिएगा, मोहन के कहानी को पूर्ण होने पर मोहन की कहानी किससे प्रभावित हो रही है? वह प्रभावित हो रही है वर्षा से। यदि वर्षा नहीं हुई होती तो मोहन कहानी लिख लिया होता। तो इस वजह से, इस कारण से यदि हम कहें, यदि सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो अंग्रेज 1857 में ही भाग जाते। यदि देखिए, अब अंग्रेज 1857 के युद्ध के पश्चात भाग जाते, यह बात किस पर निर्भर करता है? यदि सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता। यदि आप मेहनत किए होते तो आज आपकी नौकरी पक्की लग ही जाती। यदि आप मेहनत किए होते, देखो अब यहाँ पर रोष प्रकट मत कर देना, सर गवर्नमेंट पहले पोस्ट तो निकाले तब तो देखेंगे आगे, अब पोस्ट निकाला है ऐसा ही का तो एग्जाम ही नहीं ले रहा है, ये सब अभी कमेंट मत कर देना भाई, है ना, वो सब मुझे भी पता है। तो केवल आप ये समझ लो कि मैं आपको पढ़ाने के दृष्टिकोण से ये बतला रहा हूँ क्या, कि यदि आपने पढ़ाई पूरी की होती तो आपकी नौकरी लग जाती। इस स्थिति में नौकरी का लगना किस पर निर्भर करता है? आपके पढ़ाई पर निर्भर करता है। यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो देश में भूखमरी व्याप्त नहीं होती। तो भूखमरी जो अभी व्याप्त जो है वो किस पर निर्भर करता है? वह वर्षा के होने पर। तो भूखमरी है और वो किस पर निर्भरता है उसकी? वह निर्भर करता है वर्षा के होने पर। यदि वर्षा अच्छी हुई होती, लिखते जाइएगा ऐसे कुछ वाक्य, यदि अच्छी वर्षा हुई होती तो किसान आत्महत्या नहीं करते या देश में भूखमरी व्याप्त नहीं होती। यदि सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो 1857 में ही अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाते। इस प्रकार के यदि एक वाक्य या एक कार्य दूसरे पर यदि निर्भर करता है, वहां हम कहते हैं हेतु मद भूतकाल। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये सारा का सारा चीज। एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखने का प्रयत्न करें। जब जब आप अपने प्रयत्न में सफल होंगे, मैं समझता चला जाऊंगा कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। आपके मन में जरूर कुछ न कुछ शंका उत्पन्न हो रही होगी। कई लोग को अभी भी संदिग्ध भूतकाल या संदिग्ध वर्तमान काल में यहाँ पर अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। जिनको भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है नीचे, आप बिल्कुल मुझे क्या करें, व्हाट्सअप करें। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और वहां पर कुछ अन्य उदाहरणों के साथ में मैं ये आपका क्या कर दूंगा, ये आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है बात? ठीक है, समझ में आ रही चीजें? क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के छात्रा यहाँ पर हैं। कुछ को ये छोटी छोटी बातें ठीक है, काल तो हमसे बनता है, इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले। कुछ को नहीं सर, ये बहुत कठिन विषय है, यहाँ पर हमें बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं। तो दोनों में सामंजस्य बनाते हुए मैं मध्यम स्तर से पढ़ा रहा हूँ आपको। और इतना में यदि आपको समझ नहीं आ रहा है या आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे क्या करें, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं वहाँ पर बतलाऊँगा। ठीक है? कई बार लोगों को यह भ्रम रहता है कि सर आप तो हिंदी के शिक्षक हैं, तो आप शुद्ध हिंदी का प्रयोग करें, इंग्लिश से ना करें। अगर मैं ऐसा करूं तो क्या हो जाएगा, जो इंग्लिश मीडियम के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। एक मुझे मैसेज आया था, तो भाई यदि आपको, आप शुद्ध हिंदी वाले हैं, यदि आपको इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं, हमारी मैम जो पढ़ाती पुष्पा मैम, यदि वो सीधे सीधे क्या कर दें, इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करना चालू कर दें, तो आपको तो टेंस भी समझ नहीं आने वाला। तो भाषा का महत्व क्या है? भाषा का महत्व क्या है? यदि हम अपने विचारों को दूसरे तक प्रकट कर पाएंगे, वही भाषा का महत्व है ना। हम भाषा की परिभाषा में यही पढ़ते हैं कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें आपके समक्ष। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वह आपको समझ में आना चाहिए, यह महत्व की बात है। मैं कितना हिंदी का ज्ञान रखता हूं या मैं शुद्ध हिंदी प्रयोग कर पा रहा हूं या नहीं, या क्या, वो मैं नहीं रखता। आपको समझ में आना चाहिए, आपसे काल के प्रश्न बनने चाहिए। महत्व इस बात का, काल के प्रश्न बन जाए बस। बाकी उसके बाद तो फिर क्या है, भाषा का केवल कार्य क्या है, एक सोच को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना।
विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। आपके विचार आप मुझे अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आप जब तक मुझे मैसेज नहीं करते हैं ग्रुप में या पर्सनल व्हाट्सएप में या किसी भी दूसरे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, जब तक आप रिप्लाई नहीं करते हैं मुझे तो समझ में नहीं आती। तो संचार यहाँ पर अभी तो वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है, जब आप मुझे रिप्लाई करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट फीडबैक, हमारा लूप कंप्लीट हो पाएगा। तो बिल्कुल वो जरूर किया करें, आप लोग जरूर किया करें, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम अगला देखते हैं क्या, भविष्यकाल। भविष्यकाल में हम आगे बढ़ते हैं। भविष्यकाल के केवल 3 रूप ही थे ना। चलिए जल्दी खत्म हो जाएगा वो, वाह आज की कक्षा बहुत छोटी ही लग रहा है ना। देखिए तो भविष्यकाल, भविष्य क्या है, भविष्य कैसा है। अब हम भविष्य के बारे में तो नहीं बता सकते है ना, मौसम विभाग कभी भी कुछ भी बताता है कि वर्षा होगी बोल दिए, उस दिन पूरा धूप खिल गया, और जिस दिन बता दिए कि आज धूप खिला रहेगा उस दिन वर्षा हो गई। तो ऐसे भविष्यवाणी नहीं करना है हमको, भविष्य की कुछ बातें करते हैं। चलिए भविष्यकाल, अगले वर्ष आपका विवाह होगा। अगर ऐसा कहा दिया जाए अगले वर्ष आपका विवाह होगा, अब इस स्थिति में भाई यह तो संभावना वाली बात होगी, यह तो क्या है, सामान्य सी बात हो गई। आप सभी अभी परीक्षा दिलाने जाने वाले हैं, परीक्षा जैसे ही दिलाएंगे उसके बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो एक वाक्य ये बन सकता है कि अगले वर्ष आपका विवाह होगा। यदि यहां पर ऐसा वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि अगले साल आपका विवाह होगा। भविष्य का है परंतु निश्चित है, ठीक है, सामान्य भविष्यकाल। यदि हम कह दें क्या हो गया, ये सामान्य भविष्यकाल। चलिए टाइप लिख करके देखते हैं। सामान्य भविष्यकाल, अगले वर्ष आपका विवाह होगा। यदि वह कह दे कि संभवतः अगले वर्ष आपका विवाह होगा या लगता है अगले वर्ष आपका विवाह होगा, अब क्या है, अब वहां पर थोड़ी सी संभावना है, अब वहां पर थोड़ी सी संभावना है, तब हम उसे कहते हैं संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल, क्योंकि यहां पर अभी कुछ क्या है, संभावना है, होगा ऐसा ही आवश्यक नहीं है। तो क्या था यहां पर, यहां हमने क्या कहा था, ये शायद ना दिखे, देख लेते हैं, इसमें लिखते हैं अगले वर्ष आपका विवाह होगा, या हम कह दें संभवतः अगले वर्ष आपका विवाह होगा। ये लो ये बात। अब यहां पर एक और वाक्य हम जोड़ते हैं। अगर मैं ऐसा कह दूं, अगर आप इस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उत्तीर्ण करेंगे तो अगले वर्ष आपका विवाह होगा। ये लो, ये 3 प्रकार की बातें कह दी हमने। पहले बार में हमने क्या कहा, हमने एक सामान्य भविष्यत काल के बारे में बात कहा कि अगले वर्ष आपका विवाह होगा। चलिए, तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के क्या है भविष्य काल देख लिया। अच्छा, तीसरा का भी नाम मैं लिख दूं, ये तो प्रभाव वाली बात है। तो जैसे हमने अभी हेतु हेतु मद भूतकाल देखा था, वैसे ही यहां पर हम देखते हैं क्या, हेतु हेतु मद भविष्यकाल। समझते हैं, चलिए इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। पहली बात हमने क्या देखा, अगले वर्ष आपका विवाह होगा। जा कह दे पिताजी अखबार पढ़ेंगे, जा कह दे कि 18 अक्टूबर को परीक्षा समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार के शब्दों का यदि प्रयोग किया जाता है, यदि कह दें कि 2 अक्टूबर को वर्षा नहीं होगी, इस प्रकार की यदि बात कह दें, तब वह क्या है, सामान्य से भविष्य की घटना को सामान्य रूप में दर्शाया जा रहा है, तब वह सामान्य भविष्यकाल है, सामान्य भविष्यकाल है। यदि कह दे संभवतः 2 अक्टूबर को वर्षा नहीं होगी,
तब वहां पर क्या होगा, संभाव्य भविष्यकाल होगा। संभवतः अगले वर्ष आपका विवाह होगा, संभवतः अगले वर्ष आपका विवाह होगा। अब संभवतः लग गया, शायदवाद लग गया, तब वह क्या हो गया, संभाव्य भविष्यकाल रह गया। शंका नहीं है आपके विवाह में, उसको शंका नहीं है, संभावना है, तो इसलिए यहां पर शंका नहीं हो सकती। भविष्य की किसी चीज पर शंका नहीं हो सकती, भविष्य किसी चीज पर हमको संभावना हो सकती है। वैसे ही भूतकाल में किसी चीज पर हमको संभावना नहीं दर्शा सकते, हम वहां पर शंका कर सकते हैं। तो इसलिए संदिग्ध भूतकाल था, संभाव्य नहीं। यहां पर संभाव्य भविष्यकाल है, संदिग्ध नहीं। जबकि वर्तमान के किसी भी चीज पर हम संभावना भी व्यक्त कर सकते हैं, संदिग्धता भी अर्थात शंका भी व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए वहां पर संदिग्ध एवं संभाव्य दोनों ही वर्तमान काल थे। अगला देखिएगा, हेतु मत भविष्यकाल। देखो अभी कोई घटना हुई नहीं है, वैसे आपका परीक्षा हुआ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है अगर आप इस वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, यदि इस वर्ष आपकी नौकरी लग जाएगी, तो अगले वर्ष आपका विवाह अवश्य ही होगा। यदि इस वर्ष आपकी नौकरी लग जाएगी, भाई कक्षा 5वीं से ही हमको क्या सिखाया जाता है, यदि 5वीं में 90% लाओगे तो आपको साइकिल मिलेगा, लाओगे तो मिलेगा। अभी क्या है वह, हेतु मद भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है, इस प्रकार के वाक्यों को जो भविष्य की किसी एक घटना पर भविष्य की दूसरी घटना यदि क्या होगी वह निर्भर करेगी, तब हम कहेंगे कि वह हेतु मद भविष्यकाल। चलिए पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप मुझे अवश्य ही मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल, ये मैं सिखा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, है ना, खिलाना भाई आके। तो क्या हमने सुना, क्या हमने समझा कि यदि आपकी नौकरी लग जाएगी, भविष्य की बात है वो, भगवान करे अवश्य ही आप सबका लगे, है ना। इच्छावाचक वाक्य हमने पढ़ा था, इच्छावाचक वाक्य में हमने पढ़ा था कि अवश्य ही आप सभी की क्या नौकरी लग जाए, ये मेरी इच्छा है, कामना है। तो यदि आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप मुझे मिठाई अवश्य खिलाएंगे, ये क्या है, भविष्य की एक घटना भविष्य की दूसरी घटना पर निर्भर करती है, तब हम कहते हैं हेतु मद भविष्यकाल। ठीक है दोस्तों, तो ये काल के कुछ प्रकार हैं, ये काल के कुछ प्रकार हैं। हमने क्या किया, हमने वर्तमान में 5 प्रकार से पढ़ा, हमने भूत में 6 प्रकार के पढ़े, और हमने क्या किया, हम अभी भविष्य में 3 प्रकार के काल पढ़े। तो काल के हमने अलग अलग कितने रूप पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए 14 रूप हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, 14 रूप अध्ययन कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी भी एक वाक्य को अपने मन में सोचिए और उस वाक्य को 14 रूपों में लिखने का प्रयत्न कीजिए। यदि आप सफल हो जाते हैं 14 अलग अलग प्रकार से उसी वाक्य को लिखने में, इसका मतलब यह है, सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको काल समझ में आ चुका है। कोई परेशानी आपको इसमें नहीं होने वाली है यदि आप ध्यान से इसको सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बिल्कुल आप इससे रिलेटेड जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो बिल्कुल बनाते रहिए। कोई भी प्रश्न यदि आपको समझ नहीं आता है तो ग्रुप में भेजिए, या तो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कीजिए, मैं वहाँ पर आपको अवश्य ही उत्तर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके पश्चात हम काल के पश्चात में लिंग, वचन और कारक का अध्ययन करेंगे। अगले अध्याय में हम कल के दिन में हम क्या अध्ययन कर लेते हैं, कारक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो काल के बाद में हम कारक पढ़ते हैं, कारक को समझते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है आपको कारक समझने में। कारक कर्ता ने कर्म को करड़ से, बहुत लोगों को याद होगा ही ये सारा चीज, लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी बातों को हम क्या करते हैं, भूलवश गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कारक नहीं आता, मैं बार बार ये शब्द कहता हूं, हिंदी विषय में आपको पढ़ा जरूर रहा हूं, परंतु ये आप सभी को आता ही है। बस हमें ध्यान कहां देना है, केवल एक बार इस बात को सुन लेना है, मेरी बातों को एक बार सुन लीजिए और इसके पश्चात में जाके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाइए। 100% आपसे प्रश्न बनने चाहिए। यदि वहां पर एक भी प्रश्न ऐसा होता है कि आपसे नहीं बन रहा है तो तुरंत मुझसे पूछिए, तब आपकी हिंदी की तैयारी पूर्ण मानी जाएगी। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं हिंदी तो आसान है, ये बन जाएगा, तो दोस्तों ये तो मैं आपको बतला दूं कि यदि 100 प्रश्न आते हैं तो हिंदी का कितना भी बड़ा विद्वान हो, 2-4 प्रश्न उससे भी छूट ही जाता है। तो आपको वो नहीं छोड़ना है, इसलिए अध्ययन करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं हम कारक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।